न्यूक्लियाई। अभी तक बच्चों देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एटम का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ रहे थे? अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अभी भी अब क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे ना, क्योंकि भाई एटम है तो यहाँ पे एटम है। अगर ये एटम है, अगर ये एटम है तो क्या होगा? इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। ये क्या होगा बेटा? इसके अंदर न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन चौतरफा की तीन तरफा चक्कर मारते हैं। तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? बहुत बढ़िया। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन एक तरफा चक्कर मारेगा, चौतरफा। एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको इस एग्जाम में, आप सॉल्व कर लेना। और बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब कि अति आसान है वो। दुनिया में सर इससे आसान कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब समझिए न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है तो मैं इसके बारे में, जैसे आपके बारे में किसी के बारे में लिखना होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? उसका नाम क्या है, पता क्या है, उसका किस कौन सा घर परिवार में कहाँ रहता है, कितने भाई बंधु हैं इनके, वो क्या जॉब करता है, यही सब ना। उनकी स्टेबिलिटी क्या है, कितना कितना स्टेबल है, जॉब कर रहा है कि भी, मतलब कि मतलब कि जॉब नहीं कर रहा है, मतलब ये सब भी ये गलती से निकल गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई जाती है उसमें। तो उसमें अब हम लोग क्या करेंगे आगे? इस अब न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर न्यूक्लियस की डेंसिटी जानेंगे। उसके बाद फिर न्यूक्लियस के परिवार के बारे में जानेंगे, परिवार के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद और उनकी स्टेबिलिटी जानेंगे, नहीं कैसे परिवार बना ये जानेंगे। हाउ न्यूक्लियस फॉर्म्ड, हाउ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड ये जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसकी स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसमें से कौन भाग रहा है ये जानना था, लेकिन सिलेबस से हट गया है। कौन निकल निकल के भाग रहा था ये जानना था, लेकिन क्या हो गया? सिलेबस से हट गया। ये सिलेबस से निकल गया कि स्टेबिलिटी वाला के बाद वाला चीज़ हट गया ना। कौन भाग जा रहा था न्यूक्लियस में से? कौन निकल रहा था? कौन निकल रहा था न्यूक्लियस से? ये ये हट गया। ठीक है, तो अब लोग लाइन बाय लाइन करेंगे चीज़ों को। सबसे पहले देखिए क्या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज का आइडिया। न्यूक्लियस एटम का साइज कितना था? हाँ, एटम का साइज कितना? 10⁻⁻10 मीटर के लगभग। तो न्यूक्लियस का साइज क्या होगा? अब ये 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, वो कोई चैप्टर को आप जब तक कहानी की तरह नहीं समझोगे सवाल उससे नहीं बनेगा। सवाल कहानी समझ जाओगे सवाल बनने लगेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात आती है क्या? हम लोग समझेंगे ZXA न्यूक्लियस। ये एलिमेंट क्या है? एलिमेंट Z है कि A है? बहुत बढ़िया। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होंगे बेटा? Z। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होंगे? A-Z। बहुत बढ़िया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बोलो। अच्छा, दूसरी बात उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए सुनिए, यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? यहाँ पर क्या मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.9 अरे ये डिस्टर्ब कर रहा तभी तो 1 पॉइंट दिखा रहा है। पता नहीं कौन कैमरा छोड़ के चला गया क्या, स्पीकर से हम। हेलो हेलो, ठीक है। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये तीनों चीज़ है कि नहीं है? है कि नहीं? अब सुनो, ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है। इसमें रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया, न्यूक्लियॉन्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस रहने वाले को न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। समझ में आया बच्चों? और घर में रहने वाले को घरियॉन्स बोलेंगे। क्या होगा? कुछ होगा ना, इसी आप लोग को होगा ना। जो घर में रहता है उसे क्या बोलेंगे? घरियॉन्स, घर वॉट एवर जो भी हो। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक बार साले को तीनों एक साथ दूंगा मैं, नहीं 3-4 चैप्टर दूंगा टेस्ट में।
इस बार दूंगा ग्रेविटेशन के बाद क्या दूंगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। टेस्ट में बता, धीरे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे दूंगा, और धीरे से एटॉमिक स्ट्रक्चर, और धीरे से न्यूक्लियस दे दूंगा ना, ठीक है, और धीरे से कुछ और दे दूंगा, सेमीकंडक्टर दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, थर्मल फिजिक्स दूंगा ना इसके बाद, फिर न्यूक्लियस से सेमीकंडक्टर पढ़ा दूंगा, जो भी मतलब है। हाँ तो अबे 2 चैप्टर अब कैसे वेट करूंगा, इतना वेट थोड़ी नहीं करूंगा, छोटा चैप्टर है ना। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। अब हम समझे बात को। अब जैसे क्या होता है कि सोने की दुकान पे जाते हो तो आप क्या बोलते हो, 5 किलो सोना देना भैया, क्या बोलते हो, हाँ ग्राम में मांगते हो ना। और आलू की दुकान पे जाते हो तो क्या मांगते हो, किलो में। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें मास जैसे मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करोगे, टर्म में करोगे क्विंटल में करोगे, मास ऑफ न्यूक्लियर, मास ऑफ न्यूक्लियस की बात किस में होगी, हैं, नहीं केजी में नहीं होगी, ग्राम में भी नहीं होगी, एटॉमिक मास यूनिट। तो मास जैसे एनर्जी की, आशुतोष एनर्जी की 2 यूनिट होती है, एक कौन सा, एक छोटी और एक बड़ी। कभी छोटी है तो कभी छोटी यूनिट कौन सी है, या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बड़ी यूनिट क्या है बेटा, जूल। कितना सिंपल नहीं है। उसके बाद एनर्जी की बात करें तो हम उसके बाद कहाँ आते हैं, मास। मास की बात करोगे तो बड़ी यूनिट क्या आएगा बेटा, केजी अथवा ग्राम, केजी या फिर, और छोटी यूनिट की बात करो तो क्या आएगा, एएमयू। एएमयू क्या है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब देखो क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU। हम लोग क्या 1 AMU क्या होता है, मास ऑफ 1/12 और 1/12 मास ऑफ कार्बन, 1/12 मास ऑफ कार्बन आइसोटोप, जो कि सी ये वाला आइसोटोप। आइसोटोप मतलब क्या होता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है ना, किसमें सेम होती है, आइसोटोप पर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या सेम। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसमें, AMU। अब तुम बताओ कार्बन, कार्बन ऐसा है ये कार्बन एटम है, याद रखना, न्यूक्लियस है कि एटम है, ये एटम ना। एटम में क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू कितने कितने, पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। इसका मतलब इसका मास कितना होगा, 1 AMU इज इक्वल्स टू 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1862 टाइम्स हल्का होता है, हल्का होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तुम 1 ग्राम और 1862, 1 किलो और 1862 किलो में आपको दिया जाए 1 किलो सोना, अरे दिया जाए 1862 किलो सोना, आप एक ही चूज करना, कौन सा चूज करोगे, समझ में आया बच्चों, ना लालची बाप रे बाप, तू इन गजब हो भाई, क्या करोगे इतना सोना लेके, बेच देंगे। तो बच्चों इसकी तुलना में इस मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू, इसका मतलब ऊपर से 6 गुना, इसका मतलब किसको मटिया दोगे, इग्नोर करो साले को, क्या करो इसको, 6 MP प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये लगभग दोनों आपस क्या होते हैं, बराबर। तो क्या आएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो कुछ भी आएगा ऐसे ही आएगा, और मल्टीप्लाई तो था ये था। ठीक है, अब ये 1/12 तो लगेगा ही ना, अरे यार 1/12 नहीं लगेगा, लो लगवाओ इसको, लो क्या करो इसको, बोलोगे। तो इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 इंटू 12 इंटू 1.6, रुको 1.6, कुछ भी कर लो की फर्क पड़, कट गया। इसका मतलब कितना है, 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। तो ये 1 AMU आया, क्या है बेटा, 1 AMU। ठीक है, 1.68 कर लो,
6 7 रहते हैं, कुछ क्या फ़र्क पड़ता है, तो सोचना क्या। तो इससे हमको पता चला क्या, अब सुनो, तो 1 AMU कितना आया, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना था बेटा, 1.66 इंटू 10⁻⁻77। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना, प्रोटॉन की मास केजी में बताएंगे, अब AMU में बताएंगे, और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का AMU। तो हम लोग बताए अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन AMU। एग्जाम में इसको लिखता है U, ताकि आप कंफ्यूज ना हो ना, बोलोगे एग्जाम में आपके जब भी पेपर में आएगा तो U लिखा रहेगा, समझ जाना, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो अब प्रोटॉन का मास कितना होगा, 1.007, न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, 1.008, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 0.0005। ठीक है, 3 बार 0 फिर 5। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सब एग्जाम में दिया होता है, तो आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे यूज़ करना होगा ना, तो मैं बार बार ध्यान, अब यहाँ अब क्या बार बार मैं एग्जाम क्वेश्चन पे उठा के मैं देखता रहूँगा क्या दूँ। तो स्टैंडर्ड ये है कि मैंने कि क्लास के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने इसको इतना माना, और इतना ही दिया होता है। इसके बाद 4 5 और डिजिट दिया होता है, 7 के बाद ना 4 और दिया रहता है। तो मैंने क्या किया, 4 को हटा के बस यहाँ तक सीमित रखा है एग्जाम में, लेकिन जैसे दिया रहेगा उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ में आया। अब आगे, अब आगे, अब देखो साइज ऑफ न्यूक्लियस। उसके पहले ZXA, इसका मतलब क्या होता है तुम्हारा, A इज मास नंबर ना, क्या है बेटा A, समझ में आया, A तुम्हारा क्या है, मास नंबर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे A मास नंबर, और ये न्यूक्लियस है कि एटम है, न्यूक्लियस है ना, बार बार कह रहा हूँ क्या है। इसके पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या था, ये ZXA एटम बात कर रहे थे ना, अभी क्या है ZXA, अरे ZXA एटम का ZXA न्यूक्लियस नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ओके, यहाँ पर ZXA न्यूक्लियस है। अब सुनिए ध्यान से, तो मास ऑफ ZXA न्यूक्लियस, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, जस्ट 1 मिनट बाद बताऊंगा, पहले इसको खत्म होने दो। मास ऑफ ZXA न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन, तो Z प्रोटॉन है, और A-Z न्यूट्रॉन है कि नहीं, मानोगे। तो ZMP प्लस AZMN माइनस ZMN, लेकिन ये दोनों तो लगभग लगभग क्या है, काट दो सालों को, तो कितना आएगा बच्चों, A इंटू MN, है कि नहीं है। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, मास में इसको पढ़ के इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके समझने की कोशिश करना। तो मास ऑफ ZXA न्यूक्लियस क्या होगा, A इंटू वॉट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और यही तुम्हारा क्या है, 1 AMU, है कि नहीं है। इसका मतलब कितना आया, इसकी जगह हम पूरा क्या लिख सकते हैं, AMU इक्वल्स टू मास ऑफ ZXA न्यूक्लियस। इसका मतलब हमने एक चीज़ सीखा, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो भी लिखा रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है 3 लिथियम 7, ये न्यूक्लियस अगर है ना, तो इसका मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, क्या होगा बेटा यहाँ पे, 7 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, समझ में आया, या फिर 7 AMU, समझ में आया बच्चों। तो हमसे पूछा जाए, बता हीलियम का मास कितना होगा, हीलियम का मास कितना होगा, कितना होगा, ये क्या है, क्या लिखा है, एटम है कि न्यूक्लियस लिखा है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, क्या है बेटा, हीलियम न्यूक्लियस कितना होगा आपका, 4 AMU, कितना होगा। ये क्लियर हो गया, बोलो। अब नेक्स्ट, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ZXA न्यूक्लियस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ZXA, एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, Na,
एक मोल में कितने? तो एक न्यूक्लियस का मास AAMU था। तो एक न्यूक्लियस, यहां पे एक मोल में कितने न्यूक्लियस? एक मोल में कितने न्यूक्लियस? Na ना। तो Na मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान देखो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब कितना आया? इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ kg निकल के अबे MU kg में था ना, तो यहाँ kg लिखाया कि नहीं लिखाएगा? अच्छा 10⁻³ kg, 1 kg में कितना ग्राम? 10⁻³ ग्राम। अब ये कट गया तो फिर से कितना आया? 1 ग्राम। समझ में आया बच्चों? इसका मतलब एक मोल जेडक्से न्यूक्लियस का मास ऑफ एक मोल जेडक्से न्यूक्लियस कितना मास होगा? 1 ग्राम। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, लिथियम 37, इसका एक मोल ऑफ लिथियम न्यूक्लियस का मास कितना होगा? कितना ग्राम होगा बेटा? जो नंबर ये लिखा है उसका A और साथ में क्या लिख दो? 7। मतलब मैं तो यूरेनियम 92,235 लिखा है। इसका एक मोल ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस का मास कितना होगा? हाँ समझ में आया बच्चों? 235 ग्राम। एक मोल का इतना मास होगा ना। तुमसे पूछा जाए तो 235 ग्राम यूरेनियम न्यूक्लियस लिया मैंने, मतलब मैंने कितना मोल लिया? मतलब मैंने कितना न्यूक्लियस लिया? Na न्यूक्लियस कितना लिया? Na ज़्यादा कम न्यूक्लियस, कम न्यूक्लियस है। अबे 10⁻23 भाई बहुत ज़्यादा है। मतलब 235 ग्राम में 10⁻23 लगभग न्यूक्लियस है। ज़्यादा है कम है? इसीलिए बॉम्ब बनाने में ना, बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में एक मैं तो कहता हूँ कि 1 ही किलो लेते हैं। लगभग 2 पंजे 10, 5 मोल ले लिए। 5×15, 5 दूनी 10, 1150 ग्राम। मतलब एक किलो, सवा किलो कितना होता है? 1.25 होता है ना। सवा किलो यूरेनियम ले रहे हैं। सब्जी मार्केट गए थे, क्या लिए? भैया सवा किलो यूरेनियम देना, क्या बनाना है? बम। तो सवा किलो यूरेनियम लेकर हम लोग क्या है खेल कर सकते हैं। जो रॉकेट होता है, रॉकेट, उस रॉकेट में बहुत बड़ा होता है ना, इधर पर्दे से लेकर मुझे लगता है कि वो सोफा तक होगा या एक्वेरियम तक होगा। नहीं, 10 मीटर कितना होता है? 10 मीटर का 8 मीटर का रॉकेट होता है। सोफे तक ले लो यहाँ से लेके, उसमें क्या पूरे में अंदर यूरेनियम भरा है? तुम्हें कहता है रॉकेट के अंदर पूरा ठूस ठूस के वैसे नहीं होता, पानी भरते वैसे यूरेनियम भर देते हैं? नहीं, उसको क्या बोलते हैं? पूरा इतना लंबा चौड़ा रॉकेट होता है। यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं? यूरेनियम। और यहाँ पर पूरा क्या होता है? पूरी एक सर्किट होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। पूरा अच्छा खासा टेक्नोलॉजी है। एक यूरेनियम ऐसे यूरेनियम को छोड़ दो, एक सिंपल एक रॉकेट नहीं होता, ये तो यूरेनियम, ये तो न्यूक्लियर वेपन है ना, बहुत महंगा आता है क्योंकि यूरेनियम खुद ही बहुत महंगा आता है। तो अगर यूरेनियम ना भी रखें तो एक सिंपल सा जो तो रॉकेट है, गाइडेड मिसाइल जो होती है, गाइडेड मिसाइल मतलब जहाँ चाहे वहाँ फोड़ सके, बैठे बैठे कंप्यूटर से जहाँ चाहे। वो गाइडेड मिसाइल ही तुम्हारी लगभग तो 60,000 रुपये की, 70,000 रुपये की आती है। नहीं सॉरी, ज़्यादा आती है बे, ये तो उन लोग का 2-3 लाख, बहुत महंगी आती है, 2-3 लाख की आती है ना एक सिर्फ मिसाइल। ज़्यादा ही भाई, वो तो फिर भी सस्ता कर लो। उसका पूरा उसको रॉकेट को रख के छोड़ने वाला वो सब नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक मिसाइल आती है जो, अरे बहुत महंगी आती है। मुझे तो ज़्यादा बहुत कम बोल दिया, 3-4 लाख तो बहुत महंगा महंगा आता है। तो जब कभी युद्ध होता है तो बहुत खर्च होता है ना, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं है। एक एक मिसाइल दागो और एक दिन में क्या 1-2 हज़ार दाग दो, तो कितना पैसा खर्च हो रहा है देश का, है कि नहीं? तो ये सब अभी यूरेनियम के बारे में बताऊंगा मैं। यहाँ तक क्लियर? तो हमने क्या सीखा? जेडएक्से में तुम्हारा क्या है? एक एक न्यूक्लियस, एक जेडएक्से न्यूक्लियस का मास कितना था बच्चों? AAMU। तो ठीक है, तो एक मोल जेडएक्से न्यूक्लियस का मास कितना होगा बेटा? 1 ग्राम होगा कि नहीं होगा? समझ में आया बच्चों? ओके, अब देखो आगे। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्या पढ़ेंगे बेटा? साइज ऑफ न्यूक्लियस ना।
साइज या फिर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, या फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये बहुत सिंपल सी बात है और ये हमेशा एग्जाम पूछता है हर साल ना। क्या होता है इसका, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वस टू आर नॉट इंटू ए के पावर 1/3। होता है कि नहीं होता है? हियर आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और यहाँ पे आर नॉट क्या है, कांस्टेंट 1.2 इंटू 10 के पावर -15, और ए इज नथिंग बट मास नंबर। कौन सा नंबर है बेटा, मास नंबर। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एल्युमिनियम 13 और 27 है ना, ये एल्युमिनियम एक एलिमेंट है। एल्युमिनियम के बर्तन भी आते हैं ना, एल्युमिनियम बर्तन आते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं ना, बहुत हल्के हल्के होते हैं एल्युमिनियम, इसलिए हल्के होने की वजह से जहाँ वो एयरक्राफ्ट में भी काम आते हैं ना, हवाई जहाज। एक तो मजबूत तो होता ही है लेकिन हल्का भी होता है। ठीक है, तो इसका एल्युमिनियम नहीं देता, हमारे गांव में उसको बोलते हैं, जैसे यूपी में जाओगे तो वाराणसी ईस्टर्न यूपी में जाओगे तो उसको बोलते हैं जहाज वाला बर्तन। जहाज, एल्युमिनियम क्या बोले, एल्युमिनियम उसको नहीं बोलते। अब गांव में कौन पढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, जहाजी वाला बर्तन बोलते हैं। जहाज वाला समझते हो, जहाज नहीं होता है, एरोप्लेन को जहाज कहते हैं। अब तुम ना, तुमको इंग्लिश आ रहा है, ना तुमको हिंदी आ रहा है, ना तुमको आम बोलचाल वाली लैंग्वेज आ रहा है, तुम जीवन पर करे क्या हो बताओ ना। हिंदी नहीं आ रहा, पर पूरा यकीन है आपको हिंदी, इंग्लिश तो आपको आता ही नहीं। अभी आके बोल दूंगा ना कि 10 लाइन बोलो अपने बारे में इंग्लिश में ना, और ऐसा बोला कि मुझे समझ में ना आए, तो जाओ यार तुम लोग। 27, इसका देखो क्या है, इसका मास नंबर कितना है, 27 है ना। तो इसका व्हाट इज रेडियस ऑफ अल्युमिनियम न्यूक्लियस। मतलब क्या पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, आप उनको बताइए, ये आप ये वो पूछ रहा है कि एल्युमिनियम का एक एटम होगा, उसका तुम्हारा क्या हो, एक न्यूक्लियस होगा, तो उसका रेडियस बताइए कि स्फेरिकल शेप का होगा। ये तो मानना पड़ेगा ये ऐसा ही होता है, क्योंकि नेचर में सिमेट्री पसंद है। अगर सोलर सिस्टम में एक सन के अबाउट चौतरफा चक्कर मारते हैं अर्थ लोग, तो वैसे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन भी चक्कर मारता है न्यूक्लियस के अबाउट। तो इसका रेडियस क्या होगा, तो इसका रेडियस देखिए कितना होगा, आर नॉट इंटू 1 के पावर ए के पावर 3/3। यहाँ पे कितना है, 13 है बच्चों की नहीं है, हाँ चेक कर लेता हूँ मैं, 27 दिख रहा है मुझे, इनको 13 दिख रहा है। इस सोमवार को पता नहीं कौन सा सोमवार को शिव जी का भक्त हैं, तो पता नहीं क्या का पी के आ रहे हैं। ठीक है 27 है बे, तो इसका मतलब रेडियस कितना आएगा बेटा, 1.2 इंटू 10 के पावर -15 इंटू 27 इंटू 1/3। इतना कंप्यूटर पीछे चला जा रहा है, तेज बनो मेरी तरह। तो आर कितना है बेटा, 1.2 इंटू 10 के पावर -15 इंटू 3 3 9 27, तो 12 36 गुणे 10 के घाते -15 मीटर आंसर आया। इसका मतलब साइज ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस कितना होगा, 3.6 इंटू 10 के पावर। समझ में आया बच्चों, आया कि नहीं आया? अब तुमसे कोई आर्बिट्ररी 2 न्यूक्लियस दे देगा, वो 2 न्यूक्लियस दे दिया, एक का दे दिया ZX, कुछ भी दे दो, ये दे दिया, अब मुझे क्या पता कौन है, ऐसे ही रैंडम पहले बात ये मनमाना बनाया गया, और एक अल्युमिनियम दे दिया गया, इसका तो मुझे पता है, ये दिए। बोलेगा इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस कितना है बेटा, R2। बोलेगा फाइंड R1, यही सब सवाल पूछता है जो आप नहीं बनाते हो ना, और यही वो है, और यही बच्चे बना के तुमसे बहुत आगे निकल जाते। तुम दिन भर पढ़ो ना कुछ भी, वो भी पढ़ रहे हैं तुम क्या सोच रहे हो, जो फिजिक्स पढ़ता है वो केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ रहा है क्या? अब इतना सिंपल सिंपल सवाल है, इतना ज़्यादा सिंपल है। अब अगर तुम नहीं बनाओगे तो तुम्हें क्या लगता है देश में और लोग हैं जो नहीं बनाएंगे? वो सब तो बनाएंगे ही ना, वो सब बनाएंगे, उनको पता है कि मैं बना लूंगा झन्न से। तो R1 कितना है बच्चों R1 इक्वल्स टू R0 ए के पावर 25 के पावर 1/3, और R2 कितना आएगा तुम्हारा, R0 27 के पावर 1/3, कट गया तो 5/3, रेडियस रेशियो आ गया, हाँ कि ना, खत्म। और कुछ करना थोड़ी ना, जितना ही पेपर देता हूँ मैं उस पेपर का 1/3 लेवल एग्जाम में आता है उतना। हालांकि अब जैसे कि पिछली बार वाला PYQ था,
उतना आपको आना चाहिए। ऐसे एक महीने बाद क्या अब और प्रो जाओगे तो उतना लेवल आपका हो जाएगा ना। टेस्ट दे रहे तो उतना प्रो आपको बनाना है, और गलतियां कम करोगे तो ज़्यादा अचीव होगा ना से। तो जो गलतियां कम करो ना, गलती तुम्हारा 10 तक सही है। 10 के बाद ज़्यादा गलती गड़बड़ है ना। 50-60 गलती बहुत होता है भाई। नेक्स्ट, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये साइज ऑफ न्यूक्लियस आया। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्या पढ़ेंगे? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा समझे, इधर समझे। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारा? ZXA। यह एक न्यूक्लियस है। एक है कि अनेक है? एक न्यूक्लियस है। इसकी डेंसिटी क्या होगी? मास ऑफ वन न्यूक्लियस अपॉन क्या? वॉल्यूम ऑफ वन न्यूक्लियस। तो डेंसिटी क्या होगी? मास क्या होता है बेटा? मास ऑफ वन न्यूक्लियस क्या होगा? अभी बताया था, AAMU, इसीलिए बताया था वो। उस डेंसिटी को समझाने के लिए मैंने AMU बताया था, ताकि जब मैं लिखूँ तो आपको समझ में आया कि मास ऑफ वन न्यूक्लियस कितना है। AAMU। अच्छा, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वन न्यूक्लियस? 4/3 πr3। 4/3। तो हमारा डेंसिटी कितना आएगा? 4/3 आर को लिख सकते हैं R0 A⁻1/3 का क्यूब। लिख नहीं सकते हैं? लिखो फिर, काहे नहीं लिख रहे हो? तो डेंसिटी कितना है बच्चों? अच्छा, AAMU है। डेंसिटी कितना होता है बेटा? kg पर मीटर क्यूब होता है ना। तो AMU में होता है कि kg पर मीटर क्यूब? तो 1 AMU कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4/3 πr0 का क्यूब इंटू ये क्या है? AMU की सिर्फ मास नंबर है। अब ये क्या है? AMU क्या? AMU तो लिख दिया मैंने ना। अब सिर्फ क्या बचा? ये भी क्या बचा? कट गया। समझ में आया? जब मैं पढ़ता तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था ना, वो क्या लिखा है ये जब आज भी याद है मुझे। जब मैं पढ़ता, मुझे सब याद है, मुझे सब वो सब याद है। तो मुझे पढ़ता था साला, तो इसको कभी लिख यहाँ से यहाँ AMU लिखे, फिर अचानक से ये ला दिए, क्या हो रहा है? फिर उसका आर की जगह ये तो समझ में आता, पुराना सा था। फिर उसमें इसको इसको काट भी दिए, तो मैं समझ नहीं पा रहा था। अगर इसको लिख रहे हैं तो अगर ये लिख रहे हैं तो साथ में इसका भी A इंटू इतना लिखना चाहिए था, लेकिन ना, जब यहाँ लिख रहे हो तो AMU लिख रहे हो, क्योंकि इसके पहले जो मुझे नहीं पता था ना कि व्हाट इज मास ऑफ वन न्यूक्लियस, ये मुझे नहीं पता था। समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूँ? समझ में नहीं आएगा तो अब जब ये कन्फ्यूज़न, अब आगे कोई भी टॉपिक इससे कनेक्टेड नहीं भी रहेगा तो भी वो मैं मान लूँगा कि मैं कन्फ्यूज हूँ उसमें। अंडरस्टूड है ना वो आप। सबके ऐसा नहीं होता है, लेकिन अंडरस्टूड है, वो दिमाग ऐसा बना लिया है। मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर ये वाला नहीं आया इस टॉपिक का तो फिर आगे वाला उसी से कनेक्टेड हो तो कैसे आएगा? और सच्चाई है ये, फिजिक्स में ऐसा ही होता है। फिजिक्स में अगर आपको कोई चीज़ कनेक्टेड वाली चीज़ नहीं आ रही फिर नहीं आएगा ना, वही होता है वो। तो क्या होगा यहाँ पर? अब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 4/3 रेडियस कितना है? 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब। सॉल्व किया तो कितना है? 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। पढ़ के देखो इसको, इसको पढ़ सकते हो तो पढ़ो, और उसको चक्कर में गिर जाओ। दुनिया में मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डेंसिटी वाला, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? न 27 लिख पाएंगे 10 के बाद, न 27 या 17, कुछ भी नहीं। सब बहुत ज़्यादा जीरो है ना, तो इसलिए ज़रा तो तुम समझ रहे हो? 1 मीटर क्यूब समझते हो? जो घरों में 1,000 लीटर की टंकी होती है, वही 1 मीटर क्यूब होता है ना। 1,000 लीटर की टंकी, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब ना। उस 1 मीटर क्यूब में 10⁻17 kg रखे गए हैं।
जबकि 1 मीटर क्यूब में जो पानी उसमें कितना भराता है, 1000, 10⁻³ kg, 1000 और 10⁻17, जमीन आसमान का अंतर है ना। इससे ज्यादा डेंस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया में अगर पूछा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा डेंस क्या है, यही न्यूक्लियस ही होता है। गजब हाई फाई, इससे ज्यादा डेंस कुछ भी, सच है, इससे ज्यादा डेंस कुछ भी, आप कुछ भी, बाप रे बाप, सारे ब्लैक होल ही इतना डेंस होता है, ब्लैक होल। इसलिए ब्लैक होल से लाइट escape नहीं कर पाती, क्योंकि हाई ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना। इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लियस अगर रख, पहली बात तो कौन उठाएगा इसको, कौन सा क्रेन आएगा, पूरे वर्ल्ड का जितना भी क्रेन है सबको बुला के उठाओ तब भी नहीं उठ सकता ना। चाइना में सबसे ज़्यादा होगा, बहुत सब काम करते हैं सब, 50-60 करोड़, मतलब 10-30-35 लाख क्रेन तो चाइना में होगा, उसको बुला लो। इंडिया में भी कुछ होगा, यूपी में ज़्यादा होगा, जेसीबी वेसीबी वहाँ ज़्यादा तोड़ फोड़ होता है, तो सब जगह बुलवा लो, सारा मिला लो, सब दुनिया की सारी जेसीबी मंगवा लो, तब कोई उठा नहीं पाएगा इसको, इतना डेंस होता है, हाईएस्ट डेंसिटी होता है पूरी दुनिया में। इससे ज़्यादा डेंस न्यूक्लियस कहीं नहीं पाया जाएगा। इतना सारा क्या, वो तो 1 मीटर क्यूब में इतना होता है ना, तो वहां पे वॉल्यूम ही बहुत कम होता है, तो मास भी कम होगा तो उठा लेंगे, लेकिन डेंस तो बहुत है ना। वो यहाँ डेंसिटी की बात हो रही है कि मास की बात हो रही है? हाँ कि ना बेटा, सही, सही तो पढ़ा रहा हूँ। इसी का तो पता चल, इसी सब चीज़ों के जाना तो पता चलेगा, अच्छा ये बहुत ज़्यादा डेंस है बेटा, इसी का बॉम्ब बनाया जा सकता है। तो इतनी सी यूरेनियम एक जिले को तबाह कर देती है ना। एक जिले को नहीं, समझ जाओ कि एक टाउन को तबाह कर सकती है। अगर एक यूरेनियम बॉम्ब को, न्यूक्लियर बॉम्ब को यहाँ पटक दें तो यहाँ से लेके न्यू रायपुर साफ हो जाएगा और टाटी बंद तक साफ हो जाएगा। हाँ, न्यू रायपुर मतलब समझ जाओ कि जहाँ स्टार्टिंग है, यहाँ से जहाँ स्टार्टिंग है ना, यहाँ से लेके जहाँ पिंटू ढाबा, सबसे ज़्यादा वही जाता हूँ मैं, मेरा सेकंड घर वहीं पे, तो फिर पिंटू ढाबा तक क्या है, पिंटू ढाबा तक उधर चले जाओ, और इधर तुम क्या चले जाओ, इधर चले जाओ तुम थोड़ा सा, टाटी बंद बहुत दूर हो गया, थोड़ा सा और पास, जैसे शोरूम वोरूम कार की ढेर सारी है ना, तो उस शोरूम तक चले जाओ, मतलब 4-5-6 किलोमीटर इधर चले जाओ, 5-5 किलोमीटर ले लो, 5-5 किलोमीटर के रेडियस में सब गायब हो जाएगा। और 8-7-8 ठो पटक दिए, 10 ठो पटक दिए तो पूरा रायपुर, मतलब रायपुर का वहाँ 10 ठो पटक दिए तो पूरा रायपुर गायब। समझ में आया? और लोग तो तुरंत मर जाएंगे, लोग मरेंगे जलने की वजह से कम, रेडिएशन की वजह से ज़्यादा, क्योंकि 1-1.5 किलो यूरेनियम पटकोगे तो कितना दूर का आएगा, आधा 500 मीटर के रेडियस लोग आग से मरेंगे ना, बाकी लोग तो रेडिएशन से मर जाते हैं ना। समझ में आ रहा है? पचपुड़ी नाका तक लोग जल के मर जाएंगे, या अगर यहाँ पटकोगे तो। हाँ, उसके बाद क्या होगा, प्रेशर इतना ज़्यादा रहेगा, इतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा, इतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा, इतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा, आधे लोग वैसे ही मर जाएंगे, बिल्डिंग झम से उड़ जाएगी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, भयंकर प्रेशर। इसलिए बोला जाता है कि न्यूक्लियर वॉर को स्किप किया जाए, वरना न्यूक्लियर वॉर हुआ तो कोई बचेगा थोड़ी ना। मजा रेडिएशन आपके घर तक जाएगा। छुप के हाथ कवर्धा में रह जाएगा। कवर्धा में सबसे पहले फटका जाएगा, क्योंकि आप रह रही हो, पहले आपका सफाया करना जरूरी है। अबे जाएगा भी, रेडिएशन तुम्हारा जाएगा, कब अप्रॉक्स देखो डर रही है, रेडिएशन इसका रहेगा, ज़्यादा दूर तक नहीं रहेगा, वही तो इसी एरिया में रहेगा जहाँ पटकाएगा, उसी के 4-5-7-8 किलोमीटर 6 किलोमीटर रेडियस तक रहेगा, ज़्यादा 6 किलोमीटर तक लेकिन रहेगा। और आप मरोगे निश्चित, ये जो है मरना तय है, अगर किसी ने पटक दिया ना तो मरना तय है। यामिनी घर पटक दो ले आके। खत्म खेल यामिनी का, बेवजह हाय हाय कर रही है, खत्म खेल, एक तेली खत्म। समझ, चलो क्लियर हो गया बात, ये हो गया। अबे तो ये तुम्हारा हो गया डेंसिटी, डेंसिटी हो गया, मास हो गया ना, मास हो गया, और साथ में क्या हो गया, ठीक है। अब देखो होता है एक
आइंस्टाइन, स्पेलिंग देख लेना, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी उन्होंने एक उन्होंने बोला था, आइंस्टाइन ने बताया था एक बात कि मास को हम मतलब कि सब लोग, मैं ही नहीं, मास को हम एनर्जी में बदल सकते हैं, एनर्जी में बदल सकते हैं और एनर्जी को मास, तो एनर्जी उसके लिए रिलेशन क्या दिया, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ई यहाँ पे क्या, एलिफेंट, एलिफेंट माने एनर्जी एम माने क्या होता है, मास, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन था। यही सब तो खेल, यही सब देने की वजह से तो बम बना दिए लोग, यही सब। अच्छा, एनर्जी मास का भी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो दूसरा आदमी बोलता अभी बम बनाता हूँ मैं, इसको पता नहीं था ना जिसको बम बनाना था। अच्छा, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, लगता है मास से हम एनर्जी कन्वर्ट करके बम बना सकते हैं, बम में क्या होता है, एनर्जी तो होता है। तो ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इनके देने के बाद तो लोग का और दिमाग चलने लगा, हाँ कि ना। मूवी देखे ओपेनहाइमर, तो उसमें क्या था, ओपन गए थे ना मिलने के लिए, आइंस्टाइन से मिलने नहीं आते थे खूब। अच्छा, आपने ई बराबर एम सी स्क्वायर दिया, तो सर ये बताइए कि मास को एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, जाके पूछ रहे होंगे ओपेनहाइमर, क्योंकि आइंस्टाइन बहुत महान साइंटिस्ट थे। अच्छा, तो सर ये बताइए कि मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो चोरी चोरी कर तो सकते हैं, लेकिन तुम करोगे क्या अरे नहीं, सोच रहा हूँ कुछ अच्छा काम करने लिए बम बना दिए। हम यूएस आर्मी वाले उनको बोले, सबको बहुत परेशान कर रहा है, जापान सरेंडर ही नहीं कर रहा है, वो मान ही नहीं रहा है, तो नहीं एकदम परेशान करके रख रहा है वो। पर बैठे बैठे अमेरिका का इन्वॉल्व भी नहीं था वर्ल्ड में, वर्ल्ड वॉर टू में इन्वॉल्व भी नहीं था वो, बैठे बैठे अपना पड़ोसी वाली चाची की तरह मजे ले रहा था, इधर से लोगों को प्रोवोक कर रहा है, इधर से दूसरों को प्रोवोक कर रहा है, मजे ले रहा था अमेरिका। और क्या, उसके में अचानक से क्या हुआ, जापान वाले अलग पागल, उन्होंने जाके पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, बस। और क्या, ऐसा अटैक किया, सब तबाह कर दिया, मतलब कि सुसाइड अटैक था वो, मतलब ले आके फाइटर जेट को नीचे, मतलब कि ला के छोड़ दिया, जाके घुसा दिया, खुद भी मर गया, सबको मार दिए। और एक नहीं, अचानक से अटैक हुआ ना, सब लोग मारे गए। यूएस का पर्ल हार्बर था एक, ठीक है, उसका नाम पर्ल हार्बर है, उसमें जाकर सब इतना चिढ़ गया उसका, तो फिर जापान को नष्ट कर दिया। उसके बाद बोला सबको बनाओ साले को बम, साइंटिस्ट लोगों को काम में लगा दिया और बम बना दिया, और बम बना के फिर ख़त्म कहानी। उसी समय वही 2 बार यूज़ हुआ है आज तक, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो ये तुम्हारा क्या है, इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है। आइंस्टाइन साहब ने बोला, अरे ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे, हाँ, भाग के आए थे, यूएस में रहते थे वो, हिटलर की एक्चुअली क्या थे, जूस थे ना, यहूदी थे वो। और हाँ, तो जूस थे। अब जर्मनी में हिटलर क्या करते थे, बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान करते, जूस को मारते थे। और जूस लोग बहुत खतरनाक, अलग पढ़े लिखे होते हैं वो लोग, उन पैदा ही होते हैं, लगता है कि कंप्यूटर माइंड लेके पैदा होते हैं वो लोग। इस जूस को किसका दे, इसराइल जूस, उसमें सब कोई पढ़ा लिखा है, सब कोई ताकतवर, उसमें सब पढ़े। एक्चुअली देश ताकतवर कब बनता है, जब वहाँ के लोग पढ़े होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ये नहीं कि सब पूरा देश जिम जा रहा है तो तो इसराइल बहुत ही पावरफुल कंट्री है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत, जिसका कोई देश ही नहीं था, उन्होंने अपना खुद का देश बनाया, उन्होंने अपने पूरे देश को सुरक्षा कवच से बंद कर दिया है। आयरन डोम सिस्टम है, उसमें आप कुछ भी फेंको, सबको कुछ भी फेंको, ऐसे कोई दीवार बना दिया है, इनविजिबल दीवार, आप घुस सकते हो, निकल सकते हो, सांस ले सकते हो, लेकिन उसमें कोई चीज़ आ नहीं सकती, फॉरेन मटेरियल, कोई भी बॉम्ब फेंको, कोई भी रॉकेट, सब नष्ट। इतना पावरफुल कंट्री, आयरन डोम सिस्टम है, ठीक है। तो बहुत पढ़े, आप छोड़ दो, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं बेटा वो लोग, इसराइल वाले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, अलग पढ़े लिखे हैं, आप छोड़ दो, बस के बाहर की बात है, हमारे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना, हाईली एडवांस है,
हाईली टेक्निकल है ना। इजराइल मतलब बहुत पढ़ा लिखा देश है, मतलब उन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे, हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा साल पीछे हैं, मतलब अनंत ज़्यादा साल पीछे हैं, क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं ना, वो लोग, उनको 24 घंटा मेहनत करना है, ऐसा बैठना थोड़ी ना। चल बे इधर आ जा। आप लोग क्या है, टेस्ट टेस्ट ही में पूरा देख रहा हूँ, लिस्ट पूरा एब्सेंट लगा हुआ है। तो तुमको यही तो मेहनत है, क्या एब्सेंट होना भी तो मेहनत का काम है, टेस्ट ही नहीं दे रहे हो। वो सब क्या अपने स्कूल में भयानक पढ़ाई करते हैं, वो सब भयानक पढ़ाई करते हैं, भयानक। उसी में मुंह में कुछ भी घुसेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब पता नहीं कैसे हो। एनर्जी इक्वल टू कितना है बच्चों, mc²। ये जो एनर्जी किस में है, मास किस में है, kg। स्पीड किस में है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बीमारी तुम लोग को अलग से लगता है, पता नहीं कितनी बीमारियां हैं। अच्छा, पूरे देश की बीमारी बच्चों को लगी रहती है। कुछ भी पूछो, जैसे किसी से कुछ भी पूछो ना, वो सीधे बोलता मैं बीमार हूँ। फिर मैं सोचता हूँ मैं भी तो मनुष्य हूँ, मैं तो कभी भोलेनाथ की कृपा से नहीं पढ़ता हूँ मैं। हाँ, बीमार कर जरूर देता हूँ लोगों को। तो सब मिला है कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर सॉल्व करने पे यहाँ पे कितना आएगा, जूल। क्या आएगा यहाँ पर, खत्म। ये क्या आया, जूल, जूल जूल आया। तो ये जूल बड़ी यूनिट है छोटी यूनिट है, तो एनर्जी की 2 यूनिट है ना, एनर्जी की 2 यूनिट है, एक बड़ी यूनिट। हेलो, हमको तो लास्ट में रिजल्ट ही लिखना है, सब साले को तुम। एनर्जी की 2 यूनिट। अब जितनी प्लानिंग चल रही है मेरी, पता है कुछ प्लानिंग बता रहा हूँ क्या चल रही है। ऐसे मैंने ये लिख दिया, इसका मैंने एनर्जी की 2 यूनिट लिखा हूँ। कौन सी लिखा हूँ, जूल। हाँ हाँ, तो छोटी यूनिट की बड़ी है, वड्डी है, क्या है बेटा। और ये वाली क्या है तुम्हारा, छोटी। छोटी वाली कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं आया। ये छोटी है कि बड़ी है, समझ में आया बच्चों। तो छोटी यूनिट, सुनना आप, बड़ी यूनिट की बात करते हैं, ये आपके माइंड में सेट करने के लिए सब बताता हूँ मैं। अगर मास केजा में रखोगे, अगर मास केजा में कहाँ रख दोगे बेटा, केजी में ही, केजा में बड़ा है ना, तो केजी से थोड़ा छोटा सा साउंड होता है, क्या रख दोगे, केजा में। तो एनर्जी आएगी जूल में, किस में आएगी, दूसरी बात। छोटी यूनिट की बात करें तो छोटी यूनिट में मास किस में रखाता है, एएमयू। वेरी गुड, मास किस में रखाता है। अगर मास एएमयू में रखोगे तो आंसर किस में आना चाहिए, ईवी में आना चाहिए। आंसर किस में आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना चाहिए, हाँ कि ना। तो यहां पर इसको सॉल्व करके और डिवाइड करके हम क्या निकालते हैं, देखो इसको एएमयू में, ये केजी में है ना, ये केजी में है, इसको एएमयू में कैसे लिखोगे, बोलोगे कैसे लिखोगे, या डिवाइड करोगे किससे, 1.67 इंटू 10⁻⁻7 -17, सही है ना। क्या, अरे हाँ यार, अब सही है, कुछ गलती है, बोलो। अरे ठीक है रुको, अब बताता हूँ मैं। इसको मास किस में रख दूँ, अब कौन कैलकुलेशन करे अब। तो अब मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, लो ठीक है। अगर मास एएमयू में रखे, मास केजी में रख रहे तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, तो आंसर किस में आ रहा था। अगर मास एएमयू में रखोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, एक मेगा अच्छा 1 मेगा मतलब क्या होता है, 10⁶। इलेक्ट्रॉन मतलब कितना होता है, 1.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ये कितना आएगा, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻13। समझ में आया बच्चों, हाँ कि ना, बोलो। तो अगर मास एएमयू में रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 931। जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा, मास रखें एएमयू में, आंसर पाएं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, लेकिन कब, जब 931.5 से मल्टीप्लाई करें।
समझ में आया? एक दिन ऐसा आया कि वन फाइंड दी, मत बात करो, मैं बरसात कर सकता हूँ पापड़ों की। फाइंड द एनर्जी, फाइंड एनर्जी इन वन एटॉमिक मास यूनिट। तो वन एटॉमिक मास यूनिट में कितनी एनर्जी होगी? तो एनर्जी बराबर क्या होता है बेटा, मास रखें एएमयू में और आंसर पाए तो 1 AMU मतलब कितना, 1 AMU मतलब 1, और ये कितना है बेटा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया? मतलब कि इसमें अगर 1 AMU मास में कितने एनर्जी है बेटा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया बच्चों? ऐसे ही पूछा है पिछले साल, पिछले साल नीट में भी पूछा है, पिछले साल इसके पहले वाले साल में 1 AMU में कितनी एनर्जी है, लो इतनी एनर्जी है, ये पूछ रहा है सवाल। इंट्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं होता किसी टॉपिक का, उसी सवाल पूछ दे रहा है। समझ में आया? बात करते हुए बच्ची है, ये क्लियर हुआ? अनक्लियर की तमाम क्लियर बोलोगे? जब बहुत इच्छा है तो देख लो। हाउ टू कन्वर्ट केजी इनटू, हाउ टू कन्वर्ट केजी इनटू एएमयू। सिंपल, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, मैं सच सच बताऊँ। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए जो कन्वर्जन के लिए जानते हो क्या मैंने किया, मैंने अपने आप को देखा, मैं अपना बता रहा हूँ, आप भी अपने आप को देख लीजिएगा। मैं हमेशा देखता हूँ क्या कि साला मेरे को गुना और डिवाइड करने में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, क्या डिवाइड करूँ, हमेशा आज भी होता है। तो मैंने उसके लिए, मैं अपना बता रहा हूँ, उसके लिए मैंने क्या किया, आम जाम नियम। अच्छा, के जी को मैं सटे, हाउ टू कन्वर्ट वन, लेट अस सपोज 2 kg है इनटू एएमयू ना, तो मैं तुरंत समझ गया, अच्छा एएमयू करना है ना, अभी बताता हूँ मैं तुरंत जिसको कन्वर्ट करना है ना उसको उससे रिलेटेड एक चीज़ लिख देता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg में 1 AMU। तो इसका मतलब 2 kg, 2 kg में कितना, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 2, जो आंसर किस में आया बेटा, समझ में आया? तो इसका कितना एमयू आएगा, 3.2 इंटू 10⁻27 AMU। इसका मतलब 2 किलो, 2 किलो में कितना एमयू होगा, इतना, 3.2 इंटू 10⁻27 AMU। समझ में आया? ये हो गया, करते रहो, अपना आंसर आता रहेगा। क्लियर? कुछ गलती है क्या, बोलोगे? एनी मिस्टेक इन? नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, सुनिए। अब देखो इस टॉपिक में क्या है, हीलियम का मास देखा, ये हीलियम है, हीलियम न्यूक्लियस है, क्या है बेटा ये, ठीक है। ये हीलियम न्यूक्लियस बना कैसे होगा, पता नहीं क्या क्या थ्योरियां हैं। हीलियम न्यूक्लियस बताता हूँ कैसे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, गलत, 4 - 2 = 2। तुम इसी को देख के बोल रहे थे ना, माइनस किए थे, ट्रस्ट इशू। सुनो, तो यहां पर क्या हुआ, हीलियम न्यूक्लियस कैसे बना, हीलियम न्यूक्लियस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हाँ, नहीं सर कैसे बात कर रहे हो, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन थी, ये मैं अपने मन से सब बना रहा हूँ ना, मैं हर चीज़ अपने मन से बताता रहता हूँ तो मुझे मज़ा आता है। ये भी तुम्हारा क्या है, प्रोटॉन और प्रोटॉन, कुछ हुआ होगा, ये मिल के अपना न्यूक्लियस बना लिए, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन, ये हीलियम न्यूक्लियस बना, क्या बना, हीलियम न्यूक्लियस। तो अब हमने देखा ये हीलियम, तो ये प्रकृति में पाया जा रहा है तो हमारे मुंह में पाया जा रहा है, नेचर में
पाया जाने लगा, बनाओ तभी तो पाया जाएगा ना, पाया जाने, हाँ कि ना। प्रकृति की ब्रह्मांड कैसे संरचना नहीं, तो बिग बैंग थ्योरी पता नहीं क्या क्या, अचानक से बिग बैंग हुआ तो ये सब कुछ कुछ बना, हाँ तो उसी में कुछ हुआ होगा तो हीलियम भी बना होगा, बिग बैंग हुआ होगा, सब चीजें बनी हुई तो बना होगा ना, घर छाता टीवी सब बना था वही बना होगा, ये भी बना होगा ना बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग में ही बना होगा ना। हाँ, ये कैसे बन जाएगा, ये तो मनुष्य पगला, नेचर में पाया जाने लगा। तो जब पाया जाने लगा तो लोग उसको उठा के नाप लिए, नाप लिए तो देखे कि इसका ऑब्जर्व मास किए, इसका नाप लिए, अरे उठा के नाप लोगे ना हीलियम न्यूक्लियस को, नहीं नाप पाओगे, नाप पाओगे, हाँ नापो फिर बैठ के। तो ये तो ना क्या हुआ, ऑब्जर्व हुआ। खुशी कल जाओ भैया, कौन से, खुशी कलवानी जाओ, खुशी पांडे कलवानी जाओ। तो हुआ क्या, नेचर में पाया जाने लगा, तो हमने उसको नाप लिए, तो इसको हमने बोले ऑब्जर्व मास, क्या बोले इसको। अब फिर क्या हुआ, अब हम बहुत शैतान, अब मैंने कैलकुलेट किया, क्या किया मैंने, ऐसे कैसे मान लूं, कैलकुलेट भी तो करूं, तो मास कैलकुलेट किया, तो क्या पाया, दो तो न्यूट्रॉन थे, दो न्यूट्रॉन का मास किए, दो न्यूट्रॉन को जोड़े, लेट अस ऑब्जर्व मास कितना आया, 4 AMU आया, ठीक है। और अब कैलकुलेट करना शुरू किए, दो न्यूट्रॉन थे, एक न्यूट्रॉन पे तमाम मास की 1.008, और दो प्रोटॉन पे कितना मास 1.00, 2.016 प्लस 2.014, 6 4 10, 2 1 3 0 2 दूनी 4 AMU आया, आया कि नहीं आया। तो हमने क्या देखा, कैलकुलेट जो किए मास और ऑब्जर्व जो किए उसमें तो अंतर है, ये लफड़ा पसंद नहीं आया। हाँ तो 0.03 AMU का एक तो साला AMU ऊपर से भी 0.03, लेकिन है तो सही, मानना। तो नापे नापे तराजू रखे थे, तराजू, आलू वाले के पास गए थे, बोले भैया प्लीज गिव मी तराजू, आई हैव टू मेजर द मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। अबे नाप लिए ना भाई, कोई तरीका, अबे क्या सिलेबस में नहीं होता तो बताता मैं, हो गया खत्म, ये सही सुनना चाहती थी, कैलकुलेट करने का तरीका नहीं होता होगा, तो तुम मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन, एक मिनट तुम मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का मास कैसे नापे, वह जैसे इलेक्ट्रॉन का मास नापे होंगे ना, वैसे इसका नापे, जो कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हल्का है ना, उसका नाप लिए ना, अब इसका भी नाप लेंगे, आ जाओ बेटा, आ जाओ, ठीक है। तो इसी जनरेशन का मैं भी टीचर हूँ ना, और तुमसे ज़रा खाटी, आज हो गया, आया कि नहीं आया, जनजी नहीं हूँ, ठीक है। तो 4.030, हाँ कि ना। अब तो हमने क्या देखा, अरे हमने देखा बवाल है, खाटी अंतर है, मजाक का विषय, ये आपको बोलोगे यार सर एक कितना मजाक करते हो आप, एक AMU इतना घटिया मास है, उसमें से 0.03 का अंतर आ रहा है। अरे तो बेटा तुम ये भी तो सोचो, न्यूक्लियस एक तो है कि 10 के पावर 23 के राउंड होते हैं, तो अगर एक न्यूक्लियस में मास का इतना अंतर आ रहा है, तो 10 के पावर 23 का इमेजिन करो, अब समझ में आया, होशियार चंद। मैं यही सोचता था, इतना रद्दी अंतर है, तो मैं बुक बंद कर देता था। कभी कभी बोलते 9.8 को 10 ले लो, उसमें 0.2 को भी इग्नोर कर दे रहा, और यहाँ एक तो AMU में है, ऊपर से भी उसमें 0.03 है, इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। अरे तो भाई एक न्यूक्लियस है कि अंधाधुंध है, बहुत अच्छा, हाउ मेनी न्यूक्लियस आर देयर, अंधाधुंध न्यूक्लियस। वाह रे यार तुम लोग, तो देखो यहाँ पे मास में कमी पाई गई, and that is what m calculated minus m observed। and what is this m calculated 10.03 minus 4.00, झमझमा के 0.03 AMU का अंतर है, and this is called mass में डिफेक्ट। क्या इसका उन्होंने क्या बोलेंगे, तो एक्चुअली में क्या टॉपिक पढ़ा रहा था, मास में क्या आया है, हाँ इसलिए जगह छोड़ा था मैं, मास डिफेक्ट, यस और नो।
मैं हमेशा पढ़ाने के बाद टॉपिक बताता हूँ ताकि बच्चों को डर लगना बंद हो जाए। ऐसे बताओ, चलो बच्चों मास में पढ़ते हैं, मास डिफेक्ट पढ़ा दो लेकिन डर लग रहा है बहुत। अब ऐसे कुछ भी चीज़ को बता दो फिर बाद में बोल दो यही था तुम्हारा मास डिफेक्ट। मैं हमेशा क्या करता हूँ, पढ़ाने के बाद ही टॉपिक लिखता हूँ हमेशा। लेकिन खुद को चेंज किया हूँ मैं, क्योंकि बच्चे लोग बोले कि नहीं सर पहले टॉपिक लिख दीजिए, क्योंकि हम बचपन से वही देखते आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, एकदम जिद्दी नहीं हूँ मैं, बच्चों को जैसा पसंद है मैं वैसा बताऊँगा। जिद्दी रहना और रिजिड रहना सबसे गंदी आदत है। जो स्टूडेंट चाहता है वो उसको बोल दो। बच्चा बोलता है सर न्यूक्लियस में मुझे कुछ मत पढ़ाइए, यस बेटा ओके कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। हर चीज़ तो आपके मन से होनी चाहिए, क्योंकि मेरे मन का क्या है, कुछ नहीं, बच्चे के मन से सब करना चाहिए। माता पिता कर रहे हैं तो टीचर क्या है तो देखिए मास डिफेक्ट कितना है बेटा, 0.03 AMU, ये मास डिफेक्ट है। अच्छा ये मास में डिफेक्ट आया तो एनर्जी इस मास की वजह से क्या क्या होगा बेटा, बस देख लो, खत्म हो गया, बस देख लो इस मास डिफेक्ट की वजह से क्या होगा। एक्चुअली हो क्या रहा है समझो, ये हो क्या रहा है अब बताने जा रहा हूँ। ये जो मास की आहुति दी गई है, आहुति समझते हो, बलिदान, इस जो मास का जो बलिदान हुआ है, ये मास फिर बलि है, मैं इसको समझता हूँ मास का मास ने बलिदान दिया है। बैली बाली जाइए वहां पे घूम कर आइए, इट्स अ टूरिस्ट प्लेस है। बर्थडे है तो एक क्या उसको बोलते पार्ले वाला नहीं आता टॉफी जो लाल कलर के रैपर में होता है, वो तो खिला नहीं पाती है। सर पैसा नहीं है सर, ये देख लीजिए पूरा जो जो जेब, चलो सर गजब लालची हो। मेरे पास मेरा जेब एकदम नहीं फटा हुआ पैंट पहना हूँ पैसा है ही नहीं, पैसा क्या भेज दूँ अच्छा, अबे ये वो वाला चेहरा जो बचपन में नहीं तुमने देखा होगा, गलत गलत है। मैं बचपन में छोटा था ना, वो जो चूरन नहीं आता था चूरन, सच में बता रहा हूँ, 1 रुपए का चूरन मिलता था, उसमें इतनी गजब की खुशी थी, बाप रे बाप। उसको फाड़ो, उसमें चूरन खाओ मस्त मस्त एकदम, और साथ में सब खींचो, कुछ ना कुछ निकलता था उसमें, कभी मैक्सिमम टाइम में वो गोल्ड कलर का चेन निकलता था। हाँ क्यों, बचपन का चीज है, नॉस्टैल्जिया मास ने बलिदान करके। अब इसके आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यहीं के आगे पढ़ाऊंगा ना, यहाँ तक सबको क्लियर है।